ज्योमेट्री की फॉर्म में आपको बता दिया कि आप इस तरह करोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने बच्चों ज्योमेट्री की फॉर्म में तो बच्चों कैलकुलेट नहीं करना हो, तो आप लोगों ने तो डायरेक्ट उसे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से करना है। इसलिए जब भी आपने किसी भी चीज़ का टेंजेंट कैलकुलेट करना होगा, आप उसका डेरिवेटिव ले लोगे विद रिस्पेक्ट टू एस। अब एक चीज़ बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, टेंजेंट वेक्टर में जब भी आप लोगों ने बात करनी है, आपके पास वेक्टर के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड की बात मैं डिस्कस करूंगी इस केस में मैं बात क्यों बच्चों डिस्कस करूंगी, क्योंकि देखें आप लोगों के पास ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है, नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में उसका मोड 1 आता है, इसलिए मैं उसके मोड को डिस्कस करूंगी कि मोड किस तरह अफेक्ट करता है नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये बता दिया कि आपके पास ये इसका डेरिवेटिव ये होगा, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ ये होगी, बस ये बात इधर से बता दी गई है और बेसिकली ये आपको फॉर्मूला बता दिया कि आपने कैलकुलेट करना है। अब करने के बाद आपसे ये कहा गया है कि अगर इस वेक्टर की आपने यूनिट लेंथ निकालनी होगी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में, आपको अंडरस्टूड है उसका आंसर हमेशा आपके पास 1 आएगा, 1 आएगा। यानी कि देखें एक्स का एस के रिस्पेक्ट से अगर मोड 1 है, इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंट वेक्टर है उसका मोड इक्वल टू 1 आना है, क्योंकि हमने अभी ऊपर फॉर्मूले में बताया था कि जो एक्स का एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है ये आपके पास टेंजेंट वेक्टर को डिनोट करता है। तो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर इसका मोड 1 है तो यहाँ से आप ये बात कह सकते हो कि एक्स नोट का मोड भी आपके पास 1 होगा, यानी कि आपके पास टेंजेंट वेक्टर का मोड हमेशा 1 आता है ड्यू टू द नेचुरल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब केस आपका चेंज हो जाए, कर्व नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में ना हो, तो ऐसा नहीं होता। सेकंड केस भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। अब आपको फॉर्मूला बताने के बाद उसकी लेंथ की वैल्यू बताने के बाद मैं इसकी यूनिकनेस पे बात करूंगी। अब अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाया था कि आपके पास नेचुरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है किसी भी चीज़ की वो यूनिक नहीं होती। हमने ये बात पढ़ी थी कि दो चीज़ों की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन इक्वल कब आती है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक अब एक्स ऑफ एस था और दूसरा स्टैरिक के साथ था, तो वो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन इक्वल तब आएंगी अगर एक जो है वो दूसरे के साथ प्लस माइनस प्लस कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लिखी जा सके। अब यहाँ पे भी जब नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही होगी तो टेंजेंट वेक्टर पे यही कंडीशन लगेगी कि दो आपके पास कर्व के टेंजेंट वेक्टर इक्वल कब आएंगे, अगर फर्स्ट वाला टेंजेंट वेक्टर दूसरे वाले टेंजेंट वेक्टर की प्लस माइनस प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा जा सके। देखें ऊपर जो हमने बात की थी वो हमने एक्स ऑफ एस पे की थी। अब हम एक और सरफेस ले लेते हैं, लेट से उसको स्टैरिक का नेम दे देते हैं और हम कह देते हैं कि ये भी आपके पास एक एन अदर नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक टाइम में एक से ज़्यादा नेचुरल रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर सकती है ना, इसीलिए आपने कह दिया कि इस कर्व की आपके पास कोई और नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप इस नेचुरल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग टेंजेंट वेक्टर निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो स्टार्टिंग वाली थी और इस वाली में क्या आपके पास रिलेशन होगा। रिलेशन ये होगा कैसे इक्वल्स टू प्लस माइनस एस स्टैरिक प्लस कॉन्स्टेंट होगा, ये अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट बताई हुई थी। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देखूँ तो फॉर्मूले की फॉर्म में देखें डी एक्स ओवर डी स्टैरिक की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमने इस टर्म की वैल्यू निकाली थी। अब सरफेस एस से एस स्टैरिक में चेंज हो गई है तो अब इसकी वैल्यू को आप यूज़ करोगे। अब इसकी वैल्यू जो है आप दूसरे वाली की वैल्यू की फॉर्म में यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो पहले डी एक्स ओवर डी एस था, अब हमें डी एक्स ओवर डी एस का स्टैरिक चाहिए, तो हम इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस वाली चीज़ को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, यानी चेन रूल लगा के हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली फिर हम कहेंगे कि दो डिफरेंट सरफेसेस की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन इक्वल आ गई है प्लस माइनस के साथ। ये प्लस माइनस के साथ क्यों इक्वल आई है, ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन है जो यहाँ पे आप लोगों को बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई थी। डेट्स वाई आप कह दोगे कि अगर दो चीज़ों की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये होगा उसके टेंजेंट वेक्टर भी जो है आपस में इक्वल होंगे उन दोनों डिफरेंट नेचुरल रिप्रेजेंटेशन के, बस डिफरेंस ये आएगा साथ में प्लस माइनस आएगा। ये प्लस माइनस साइन बेसिकली क्या है, ये बेसिकली डायरेक्शन होती है। अगर इन दोनों की सेम डायरेक्शन हुआ करेगी तो प्लस साइन आया करेगा, अगर इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ करेगी तो माइनस साइन आएगा। और बच्चों एक और बात, जब आप दो टेंजेंट वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हो उसके अंदर जो आपके पास उसका डेरिवेटिव ओरिजिनल डेरिवेटिव होता है इस वाली टर्म का, उसको आप एक स्पेशल नेम देते हो कि वो आपके पास ओरिएंटेड क्वांटिटी है। तो आप लोगों ने ये नेम्स वगैरह बच्चों याद कर लेने, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्लस माइनस के साथ है तो इसका क्या मतलब है, प्लस कब आएगा जब उनकी सेम डायरेक्शन है, माइनस कब आएगा जब उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब ये बातें बताने के बाद नेक्स्ट उन्होंने बता दिया है कि इन जनरल ये देखें डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ लिख दी है कि ये जो एक्स डॉट होता है ये आपके पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है, यानी कि और इसको आप डिनोट किससे करते हो, बेसिकली यूनिट टेंजेंट है तो आप इसे टी से डिनोट
नोट करते हो, टी इंटू एस भी लिख सकते हो या एक्स डॉट एस भी लिख सकते हो। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए टी बताएं या टी ऑफ एस बताएं या एक्स डॉट ऑफ एस बताएं, तो इस सबका यही मतलब होगा कि आपने टेंजेंट वेक्टर निकालना है। एक एक्स वाली इक्वेशन दी होगी, उसका विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लोगे और टी की वैल्यू बता दोगे। ठीक है, वो वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद आप उसके नीचे से मोड की वैल्यू भी निकालोगे और उसके रिस्पेक्ट से उसे यूज़ करोगे। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि मोड कैसे इसमें यूज़ होना है।